हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका मेंटर गिरिजेश आप सबको सिविल संग्राम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक भारत को एमसीक्यू फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में हम लोग पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज पार्ट 1 का शुरुआत हम लोग सुकदम अपने रखने का कार्य करते हैं और पहले प्रश्न के तरफ हम लोग रुक करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किस भू राजस्व व्यवस्था में मध्यस्थों के साथ अस्थायी रूप में राजस्व तय लिया गया, यानी विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, किस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या फिक्स किया गया भैया? फिक्स्ड रेवेन्यू परमानेंटली। बस यही सवाल है, यही सवाल है भू राजस्व और मध्यस्थों के साथ मिल करके राजस्व तय किया गया, फिक्स किया गया। रैयतवारी सिस्टम, सर हम लोग को पता है, भली बाती हम लोग जानते हैं कि रैयतवारी सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें परमानेंटली फिक्स किया जाता था और बीच में इंटरमेडियरीज आते थे, बीच में दलाल आते थे। नहीं सर, रैयत का मतलब एक किसान होता है, महल का मतलब एक ग्रुप होता है जहां विलेज ग्रुप, हेडमैन, मुखिया, जिसको हम लोग लंबरदार कहते हैं, वो लोग प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सर, अस्थाई बंधन, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। इसमें हम लोग परमानेंट सेटलमेंट में हम लोग इस तरह के कार्य को करते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? इस कथन को पढ़िए और हमें बताइए पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट की कहानी और दोनों के बीच का संबंध। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट एग्जामिन दैट, और है किसके बारे में? हंटर कमीशन 1882। इट एग्जामिन द कंडीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी ये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को समझता था, उसकी अध्ययन को करता था। ये कथन आपको सही लग रहा है क्या सर? हाँ, ये बात तो सर सही है, क्योंकि ये सर प्राइमरी एजुकेशन लोकल लेवल पे और किसे भाषा में, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा भी क्या होना चाहिए? वर्नाकुलर, यानी देसी भाषा। देसी भाषा में हम लोग को पढ़ाई का शिक्षा मिलना चाहिए। हंटर कमीशन का ये रिपोर्ट कहता था, ठीक है। इट रिकमेंडेड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। ऐसा कुछ नहीं है सर कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, ये हम लोग को आजादी के बाद कंपलसरी एजुकेशन मिला है। ये हम लोग के बाद में फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया, डीपीएसपी में ऐड किया गया, ठीक है। तो ये सर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी इसका उत्तर क्या हो गया? केवल एक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच मूवमेंट मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विथ रिलीजन विथ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, यानी सवाल है सर, किस आंदोलन ने धर्म को राष्ट्रवादी राजनीति से सबसे अधिक जोड़ा? आइए उत्तर ऑप्शंस को देखते हैं, फिर उत्तर टटोलने का कार्य करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो असहयोग आंदोलन था। हम लोगों ने असहयोग देखा, हिंदू मुस्लिम सबका देखा, ऐसा कुछ नहीं। खिलाफत, यहीं पर रुक जाना था थोड़ा। खिलाफत और बाकी भी देख लेते हैं। होम रूल, नहीं सर होम रूल में ऐसा कुछ नहीं है, ना तिलक वाले होम रूल में, ना इनी बेसेंट वाले होम रूल में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं सर इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। यानी खिलाफत का इशू हुआ था, जो खलीफा थे उनको अपमानित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जब जीत गई थी तो वहां के जो खलीफा होते थे ऑटोमन इंपायर के, उनको खैलिफ कहा जाता था। याद आ रहा है आप लोग को थोड़ा थोड़ा? खैलिफ या कैलिफ, कैलिफ, इनको खलीफा या कैलिफ कहा जाता था। इनको वहां पर अपमानित किया गया था, उनके स्पिरिचुअलिटी को, उनके धर्म को अपमानित किया गया। तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के विरोध में आ गए और खिलाफत इशू, खिलाफत, अली ब्रदर्स का नाम, शौकत अली, मौलाना अली का नाम आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरली एम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट वाज टू, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का मुख्य मुख्य मकसद, उद्देश्य क्या था? इसको हम लोग समझते हैं। ग्रांट सेल्फ रूल, क्या इसका मकसद ग्रांट सेल्फ रूल करना था, या फिर इंट्रोड्यूस डायरकी यानी द्वै शासन करना, और एक्सपैंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल? सर इसका मकसद यही था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड, एंड ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। कम्युनल इलेक्ट्रोड तो चालू ही किया था, विभाजन तो चालू ही किया था, यानी मॉर्ले मॉन्टे रिफॉर्म्स, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं। ये सब एडिशनल फैक्ट है आप लोग के, प्रश्न के साथ प्रश्न जुड़ा हुआ, तो इसको आप लोग नजरअंदाज ना करें।
ठीक है ना। हो सकता है इस टॉपिक से ये प्रश्न आ जाए, नहीं तो इस टॉपिक से और भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये भी बन सकता है मॉर्ले मॉन्टे रिफॉर्म्स, इसको मॉर्ले मॉन्टे रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, मॉर्ले मॉन्टो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो एक्सपैंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने के लिए, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं। आइए, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, कौन सा जो ये युग्म है, जोड़ा है जो गलत है, गलत गलत पे ध्यान देना है, जो गलत है। आइए, चंपारण में इंडिगो का इशू था सर, था, कोई दिक्कत नहीं है। नील का समस्या था सर। खेड़ा में टैक्स टैक्स को लेकर गुजरात खेड़ा में था सर। कर माफी को लेकर के था सर। बरदोली में नो टैक्स मूवमेंट, हम लोग क्या है, कर ना देने का आंदोलन सर, था, सही बात है। चौरी चौरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं सर। चौरी चौरा किससे रिलेट करता है, चौरी चौरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी 1922 फरवरी 1922 में चौरी चौरा यूपी में एक जगह है, वहां पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और ये किसके दौरान हुआ था, वो सिविल डिसओबीडियंस, अवज्ञ आंदोलन के दौरान हुआ था, ना कि सिविल डिसओबीडियंस, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, ठीक है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत। यहाँ पर देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञ आंदोलन, सविनय अवज्ञ आंदोलन के दौरान हुआ था, ना कि सिविल डिसओबीडियंस के दौरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी टर्म विच इंसिडेंट अ हिमालयन ब्लंडर, गांधी जी ने किस इंसिडेंट को हिमालयन ब्लंडर कहा, इस साइमन कमीशन, नहीं सर, साइमन कमीशन को क्या कहा था गांधी जी ने, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, व्हाइट कमीशन। हिमालयन ब्लंडर पूछ रहा है। चौरी चौरा इंसिडेंट, नहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, आइए, हिमालयन ब्लड, हाँ, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा को इन्होंने क्या कहा, हिमालयन ब्लंडर, यानी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, ये चीज इन्होंने कहा। चलिए 7 नंबर, विच एक्ट एबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, यानी किसका बात कर रहा है, एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, यानी इस किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त किया, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, इसी को तो खोज रहे थे हम लोग कि यही गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1909, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस तरह का जब प्रश्न आता है ना सर, तो कंफ्यूजन होने लगता है कि सर कौन सा होगा, 19 वाला होगा, 35 वाला होगा। सर 19 में तो लागू हुआ था, अभी जस्ट पीछे करके आए हैं, 19 में लागू हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, एबोलिस्ट, इसीलिए उसको सर्कल किया गया है। जब भी ऐसे ऐसे प्रश्न है तो आप लोग को सर्कल करना बहुत जरूरी है। सर्कल करने से क्या होगा, आप लोग को आइडिया मिलेगा, फ्रेमवर्क मिलेगा। तो ये 1919 में सर तो ये लागू हुआ था, तो 1935 में इसे क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब आइए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे थोड़ा सा चर्चा करिए, क्या चर्चा करें सर। आइए, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, तो उस पे क्या है, पहला पॉइंट, इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जनवा ने हटा किया था, ये हम लोग सबको ही जानते हैं, लॉर्ड कर्जन नाम है, ठीक है। इट एम्ड एट वीकनिंग नेशनलिस्ट यूनिटी, इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करना था। क्या ये बात गलत है, क्या ये बात गलत है, कोई भी बात गलत है। इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाई लॉर्ड कर्जन, इट एम्ड एट वीकनिंग नेशनलिस्ट यूनिटी, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना था। बात तो सही है, दो भी सही है, दो भी सही है, कि दोनों चीज क्या है, ये बातें दोनों की दोनों सही है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको सही किया गया था, और ये दोनों पॉइंट आपके लिए सही है। अब आते हैं कि सर यहाँ पर इसको वापस कब लिया गया था, इसको वापस लिया गया था 1911 में, इसको 1911 में वापस लिया गया था। नाम था उनका किंग जॉर्ज 5, इनके द्वारा वापस लिया गया था दिल्ली दरबार से पहले, ठीक है। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस adopted पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल, कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन अधिनियम हुआ उसमें पूर्ण स्वराज को अपनाया गया, पूर्ण तरीके से। कौन से सेशन को, कलकत्ता, लाहौर, कराची, बॉम्बे, लाहौर सेशन में हम लोगों ने
पूर्ण स्वराज को लिया। और इसी दिन हम लोगों ने क्या कहा कि 26 जनवरी 1930 जो आने वाला है उसमें हम लोग क्या मनाएंगे, इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को, ये सब लिखिए आप लोग, इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस इसी दिन अनाउंस किया गया, भारतीय स्वतंत्रता हम लोग मनाएंगे। विच मूवमेंट सॉ द फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन सम एरिया, किस आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकार बनी, समानांतर सरकार बनी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट। ये बना क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, 1942 के दौरान बना। और सर कहां कहां देखने को मिला, बलिया में देखने को मिला, बलिया में, मेदिनीपुर बंगाल यहां पर देखने को मिला, और सतारा में देखने को मिला। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये सब नाम, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चिंटू पांडे कहां थे, बलिया, चिंटू पांडे, चिंटू पांडे बलिया के। और प्रांति सागर शायद सतारा, प्रांति नाम एक बार, प्रांति, प्रांति नाम था इनका, प्रांति इनका सतारा वाले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो प्राति सागर, प्राति सागर, ठीक है। तो कुछ कुछ नाम जो है रिलेटेड है, आप लोग को याद रखना मांगता है। चलिए, द साइमन कमीशन वाज अपोज्ड मेनली बिकॉज, साइमन कमीशन को अपोज्ड क्यों किया गया, क्यों साइमन कमीशन को विरोध किया गया, मुख्यतः क्यों विरोध किया गया, बिकॉज क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं है। तुम हमारे लिए कानून ला रहे हो और हम ही नहीं है उसमें, ये तो बहुत ही खराब बात है, इसलिए हम लोगों ने इसको विरोध किया। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल आर्मी INA कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संदर्भ में द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सम पावर एक्सिस। भाई ये बात सही है, इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला था, इसकी जो मान्यता जो है मिली थी। INA ऑपरेशन वेयर कन्फाइंड ओनली टू बर्मा, नहीं सर, बर्मा तक नहीं, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, ये सब हर जगह हुआ था, तो ये बर्मा तक, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कथन एक सिर्फ सही है। Who presided over the लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाहौर सेशन 29 में हुआ, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने क्या किया, संपूर्ण स्वराज की मांग भी कर दी। तो कौन जो है इस सेशन की अध्यक्षता को कर रहे थे, आइए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इसमें फेमस आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ये अक्टुआ गए थे, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में कोलकाता वाले सेशन में क्या मांगा था, डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिशर्स, वो भी नहीं दिया था। अब ये क्या बोले कि अब हम लोग मांगेंगे, हमें चाहिए पूर्ण आजादी। वही चीज है, थोड़ा सा कहानी को बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, जैसे कैसे जब गायक लोग कुछ कुछ बात बोलता है तो पीछे से तबला बजाते रहता है, टक 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 टक, तो थोड़ा थोड़ा बजाते रहता है। तो आप लोगों के दिमाग में कहानी सब चलते रहना चाहिए, तभी जाकर के थोड़ा सा जो फ्लो है, जो स्ट्रेंथ है, वो सही बनेगा, मजा तभी आएगा। ये तो क्विक रिवीजन है, 200-250 क्वेश्चन में पूरा मॉडर्न खत्म हो जाएगा, मिडिवल खत्म हो जाएगा 150 क्वेश्चन में, फिर एंशिएंट, फिर थोड़ा सा फिर प्री हिस्टोरिक, तो खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोग को। तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, पूरा लेक्चर नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए क्विक रिवीजन है, फ्री ऑफ द कॉस्ट है, आप लोग इसका रिस्पेक्ट करिए। फ्री में मिलने वाली चीजों को लोग जल्दी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर तुम हमें प्यार और इज्जत दोनों मुफ्त में दे दिए तो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ। वही चीज है कि आपको सब कुछ नॉलेज, ज्ञान सब कुछ फ्री में अच्छे से दिया जाता है, देन यू डू नॉट रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट, ठीक है ना। हम भी कहीं पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो हम, आई एम ऑल्सो चार्जिंग समवन, ठीक है ना, मेरा भी चार्ज उतना ही है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट यूट्यूब पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव होता है कि चलिए फ्री दिया जाए, थोड़ा सा बच्चों के बीच में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए नॉलेज को और जान, इसलिए थोड़ा सा यूट्यूब पे। तो ऐसे करके आप लोग इस तरह की जो भावनाएं होती है बच्चे में, यूट्यूब वाले टीचर क्या है, यूट्यूब पे जितने भी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं सब यूट्यूब से ही बने हैं। सो यूट्यूब is a good platform where you express your knowledge, where you share your knowledge to the people. चलिए आगे बढ़ते हैं। Which act introduced diarchy in provinces, हम लोगों ने act introduced diarchy, डायरकी कौन से एक्ट के तहत आया, ये चीज हम आप लोग को बता चुके थे, 19 के तहत आया और 35 के तरह चला गया। ये सब प्रश्न आप लोग को याद हो जाना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज टू, देसी प्रेस अधिनियम 1878 का मुख्यतः उद्देश्य क्या है, मुख्यतः उद्देश्य क्या है, प्रमोट इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं को नहीं कर, नेशनलिस्ट प्रेस,
प्रेस का है भाई तो प्रेस ही होगा। कौन थे, यही सवाल पूछता है लॉर्ड लिक्टन, बार बार सवाल पूछता है कौन थे वाइसरॉय, लॉर्ड लिक्टन। ठीक है, लॉर्ड लिक्टन थे। चलिए नेक्स्ट, विच मूवमेंट मार्क द फर्स्ट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, किस आंदोलन ने महिलाओं की पहली व्यापक भागीदारी हुई, यानी महिलाएं भर भर के आई। भर भर के आने का मतलब कि हर क्षेत्र से, शहर से, गांव से, मतलब शहर की महिलाएं, गांव की महिलाएं, हर जगह की महिलाएं आई। ठीक है, तो कौन से ऐसा मूवमेंट हुआ था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, होम नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। भर भर के इसमें नाम सुनने को आएगा, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, उषा मेहता, हम बोल रहे हैं आप लोग नाम को लिखिए, ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी, के गांधी। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम है, खास करके पूछा जाता है। आइए, द वेवेल प्लान मेनली फोकस्ड ऑन, वेवेल योजना मुख्यतः किस पर केंद्रित है, वेवेल का जो प्लान है वो किस पर केंद्रित है, ये पार्टीशन क्या विभाजन के ऊपर है, नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंशन, इस पे है सर, यहीं पर बता दे रहे हैं, बाकी सब फालतू ऑप्शन है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहने का मतलब है कि वहां पर बोला था कि हम जैसे ही भारत, सॉरी, इंग्लैंड जैसे ही युद्ध जीत जाएगा, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद हम आप लोग को क्या दे देंगे, आप लोग को हम ऑटोनॉमी दे देंगे, हम आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। भैया हम ये चीज मांग रहे थे 1928 में, अब नहीं चाहिए हमको डोमिनियन स्टेटस, हम उनको चाहिए आजादी। वो बोल रहा है कि हम जो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम क्या रख लेंगे अपने पास, हम अपने पास रख लेंगे वॉइसरॉय काउंसिल। ठीक है, आप वॉइसरॉय काउंसिल जिसमें सारे मेंबर आपके क्या होने होंगे, इंडियन होंगे, लेकिन वॉइसरॉय कौन होगा, वी आर कौन होगा, हम होंगे, और कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ सीआईसी क्या होंगे, हम होंगे। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट हम रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर हम रहेंगे, बाकी सब तुम रख लो। ठीक है, यही चीज देंगे, हमको चाहिए ही नहीं ये चीज हुआ था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन करना, यही बड़ा करके यही करेगा, इंडियंस भर देगा, यही कहा था वेबल प्लान में। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसका प्रावधान किया, किसका, दो डोमिनियन स्टेटस की बात देखी, एक भारत एक पाकिस्तान, एक इंडिया एक पाक, इसकी बातें हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लीडर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद से कौन से नेता जो बहुत ज्यादा संबंधित है, याद रखिएगा दादा भाई नरोजी। विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट फिट्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति और विद्रोह का सर्वोत्तम वर्णन किस लाइन में किया गया है, प्योर सिप्योर म्यूटिनिटी, ये तो ब्रिटिशर्स ने म्यूटिनिटी कहा, सिप्योर म्यूटिनिटी केवल सिपाही विद्रोह था, प्योर फ्यूडल रिवोल्ट केवल सामंतवादी, सामंत लोग थे क्या, राजा राजा नहीं, वीर कुंवर सिंह सब ज्यादा सामंती नहीं थे, ठीक ठाक परिवार से थे, बढ़िया परिवार से थे, प्रतिष्ठित परिवार से थे, लेकिन वो तो पूरा सामंतवादी तो नहीं थे। ठीक है, ये चीजें, पॉपुलर बट रीजनली लिमिटेड अपराइजिंग, यही चीज है, पॉपुलर तो हुआ लेकिन लोकल रीजन में छोटे छोटे जगह पे जाकर के वो ज्यादा पर पॉपुलराइज हुआ, मतलब बहुत बड़ा वो विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, आइए, अब इसमें एक पॉइंट छूट रहा है मेरे से, हमको बताना था आप लोग को कि वीडी सावरकर, हाँ, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह बहुत लोगों को पता होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली क्रांति। ये मेरे से छूट रहा था कि कुछ तो लगता है अंदर से फील होता है कि छूट रहा है बताना। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जो पॉलिसी के लिए सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के लिए संबंधित रखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेजली, यही लॉर्ड वेजली, लॉर्ड वेजली जो है सहायक संधि के लिए संबंधित है। तीन गवर्नर जनरल को आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, ठीक है, तीनों का नाम इसे लिख लेना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो आप लोग को याद ही होगा, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, ये आंग्ल मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर वॉर, और लॉर्ड डलहौजी ये क्या थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
ये तो तीन चार जो है ना ऐसे ऐसे इसको आपको जबान पे होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से इन लोग को मिस नहीं कर सकते हैं। आइए 22 नंबर क्या कहता है, तो चार्टर एक्ट 1813 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज 1813 की चार्टर अधिनियम किस कारण से महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसे? इंडेड कंपनी रूल, कंपनी का रूल भैया पूरी तरह से खत्म थोड़ी किया था, ठीक है। अलाउड मिशनरीज इन इंडिया, अगर ये लाइन सर सही है इंडेड कंपनी रूल, लेकिन पूरी तरह से नहीं। चाय विथ चाइना, टी एंड चाइना, चाय एंड चाइना, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार कौन करेंगे? अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या 1858 में इससे पूरा पूरा टेक ओवर करेंगे, चाय भी चाइना भी अभी। लेकिन ये क्या किया, 1813 में मिशनरीज को अलाउ किया, यानी मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। मिशनरी यानी क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आने को अनुमति दिया, रजिस्टर्ड अनुमति दे दिया, जिसके वजह से यहाँ पर मिशनरी का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों से हुआ। और लोगों को यहाँ बीच में देख करके वहां पर पोर्टुगीज ने थोड़ा सा जबरदस्ती यहाँ के लोगों को, हिंदुत्व हिंदू वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम किया था। अब यहाँ पर आकर के वही चीज, होली वाटर, पानी छींट करके धर्म का परिवर्तन करना, ठीक है। बोलते थे होली वाटर, दिस इज द होली वाटर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सब धर्म का गलत प्रचार यहाँ पर लोगों ने आकर के किया, और धर्मों को भी गलत साबित किया, और यहाँ के लोगों को उस धर्म के प्रति घृणा भी पैदा कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट में कौन एसोसिएटेड नहीं थे? एनी बेसेंट भाई थे, लाइबे किए थे। बीजी बाल गंगाधर तिलक लाइबे किए थे। जी गोखले नहीं। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये चीज था, ये चीज लिखा गया था, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, और जोसेफ एस्पिटा ये क्या थे? इसके मेंबर थे, ठीक है। अब आते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंसुलियन समिति वाज टू, अंसुलियन समिति का मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, फिजिकल ट्रेनिंग एंड रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज। अनुसूलियन समिति कहां हुआ करती थी सर? ये बंगाल में हुआ करती थी, बंगाल में हुआ करती, बंगाल एसोसिएशन ग्रुप्स या बंगाल रेवोल्यूशनरीज ग्रुप, बंगाल रेवोल्यूशनरीज ग्रुप, इसके अंदर दो होते थे, अंसुलियन और जुगंतार, जुगंतार्स। ये सब क्या था? रेबेल ग्रुप थे, यंग बच्चों का ग्रुप था जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। विच इवेंट लेड टू द अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ दरबार हम 1911 में आप लोग को बता चुके थे, ठीक है। जॉर्ज 5 दिल्ली दरबार जिसको कहा जाता है, ठीक है। विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस कॉम्युनल इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम, कॉम्युनल इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम 1909 कहाँ गया? डोंट नो। 1909, 1909 में ही तो इन लोग को दिया गया था मुस्लिम को सेपरेट इलेक्ट्रोड। द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट्स कहाँ गए हम? बाल गंगाधर तिलक, नाम देखते हैं टक से मार देना है। Which of the following movement was limited mainly to the urban areas, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा? शहरी क्षेत्र में ज्यादा गया, गांव के स्तर पे नहीं जाए। अगर कोई चीज गांव पे ज्यादा नहीं जाता है, असर करता है, तो वो चीज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट 1906, 1906 मतलब 1906 ही मान लीजिए, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। द पूना पैक्ट 1932 वाज साइन बिटवीन, पूना पैक्ट किनके और किनके बीच में साइन किया गया? गांधी और अंबेडकर के बीच में साइन किया गया। कब साइन किया था? 1932 में साइन किया गया था। ये पूना पैक्ट में दोनों के बीच में समझौता हुआ था, किस चीज को लेकर के? कम्युनल अवार्ड को लेकर के। कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिशर्स ने क्या दे दिया था? कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को क्या दे दिया था? रिप्रेजेंट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, और उसको हम लोग कह सकते हैं सेलेक्टिव क्लास। ये चीजें इनको दे दिया गया था, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को मिल गया था, जिसके वजह से यहाँ पर जो है
डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को एक अलग से वोटिंग राइट्स, कॉम्युनल अवार्ड, हम लोग कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिंपल सा वर्ड CR, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसके लिए से गांधी जी भी फास्ट पे चले गए थे, तो यहाँ पर BR अम्बेडकर आकर के उनको बनाए थे और दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। चलिए, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, किस अधिनियम में प्रांतीय सत्ता का प्रावधान था, किसमें था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम आप लोग को बताए थे, जस्ट बताए थे पीछे भी जब तीनों बता रहे थे, तो ये 1935 के एक्ट में था। द मेन एम ऑफ द क्रिस्प मिशन वाज, क्रिस्प मिशन का मेन जो रोल था वो क्या, किस चीज के लिए था। क्रिस्प मिशन आया कब, 1942, 1942 में क्रिस्प मिशन आता है और इसका मेन डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस है ना, जो हम लोग को चाहिए नहीं था। विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई, कौन सा मूवमेंट, क्विट भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इससे संबंधित था। Who among following founded the Indian National Army, INA, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा उत्तर, अगर आप सोच रहे हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, मोहन सिंह, स्थापित इनके द्वारा किया गया था। बाद में इंडियन आर्मी एसोसिएशन में क्लब करके मर्ज करके सुभाष चंद्र बोस के तहत चला गया था, ठीक है। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को कौन सा जो इंडिया कांग्रेस की अधिवेशन है नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया, कौन से, तो कहा गया कोलकाता सेशन 1928। यहाँ इसमें अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू 1928। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वेयर एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, गदर पार्टी से कौन है, लाला हरदयाल लाल, लाला हरदयाल लाल। द मेन फोकस ऑफ हंटर कमीशन 1882 वाज ऑन, किस चीज पे था, हंटर कमीशन आयोग का मुख्य, अभी हम लोग जस्ट पीछे देख करके आए कि किस चीज पे था, तो ये मेन फंक्शन एजुकेशन, शिक्षा, जुडिशरी, पुलिस रिफॉर्म नहीं, शिक्षा के ऊपर था, ठीक है। उड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन कब आया था, उड्स डिस्पैच के बाद, उड्स डिस्पैच के बाद, उड्स डिस्पैच जब हुआ था उसी के बाद इसको, उड्स डिस्पैच कब हुआ, 1854, 1854, इसके बाद आया हंटर कमीशन रिव्यू करने के लिए कि तुम कैसा बनाए हो। विच ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिफोर 1929, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1929 से पहले ही आजादी कंप्लीट, 1929 में तो मांगा जवाहरलाल नेहरू ने ना, उससे पहले ही आजादी को कंप्लीट मांग लिया गया था, जो है हमारा कम्युनिस्ट, CPI कम्युनिस्ट, MN रॉय की पार्टी कहाँ बनी थी, कानपुर में बनी थी 1925 में। पूछा गया एग्जाम में सवाल है सर, कानपुर में बना है 1925, MN रॉय, MN रॉय। विच प्लान प्रपोज्ड ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, किस योजना में प्रांतों के समूह बनाने का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन प्लान में दिया गया, ठीक है। 38 इधर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेवेल प्लान, इट प्रपोज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इट वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया, नहीं दोनों ने स्वीकार नहीं किया था, दोनों ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि कांग्रेस को लग गया था कि ये भारत की अखंडता और प्रभुत्व का तोड़ना चाहता है, और मुस्लिम लीग को लग गया था कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, तो ओनली वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन 1858, रानी का भाई क्या है घोषणा संबंध में समझिए। इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को दे देगा। इट प्रॉमिस नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर, यानी इसे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अब नहीं है, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसे कंपनी की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप देगी। ये दोनों बातें सही है, ये दोनों बातें सही है, ऐसा कहा था उन्होंने। हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन सिस्टमैटिक मैनर, दादा भाई नौरोजी, रटवा देंगे एकदम दादा भाई नौरोजी। विथ रेफरेंस ऑफ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, कंसीडर द फॉलोइंग, इट साउट अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस, इसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। इट इन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशली कंप्लीटली, कंप्लीटली नहीं सर, ऐसे ऐसे शब्द से दूर रहना है, कंप्लीटली, समटाइम्स, ठीक है ना, समाप्त कर दिया, पूरी तरह नहीं, पूरी तरह समाप्त नहीं किया था। देखिए एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, जिसमें जितने भी
भारतीय न्यायाधीश हुआ करते थे बड़े बड़े, मतलब ऊंचे पद पे, उनको ना जितने भी गोरे लोग थे उनको मतलब अधिकार तो था, लेकिन वो गोरे लोग चाहते नहीं थे कि हम वी कैन नॉट फेस इंडियंस, ऐसा कहते थे कि इंडियंस को हम लोग फेस नहीं करेंगे, इंडियंस आर इंफीरियर, इंडियंस जो है नीचे होते हैं। तो इस तरह की बातें जो है उन लोग को सुनने को मिलता था, जिसकी वजह से इल्बर्ट बिल आया और इल्बर्ट बिल बोला कि इंडियन जज भी इसको सुनेंगे, यूरोपियंस जितने भी गोरे हैं उनके केसेस को भी देखेंगे। With the reference of Indian national INA, the provisional government of free India was recognized by, ये तो सही है, इंडिया confined to the only Burma, नहीं ये गलत है, हमने आपको बता रखा है, दो बार रिपीट हो गया है। Which consider the following statement about the Dutch in India, they established their first factory मसूलीपट्टनम 1605, बात सही है सर। पुलिकट was important Dutch center, पुलिकट important डच केंद्र था, बात सही है। They were mainly interested in a spice trade, बात सही है सर, रुचि मसाले में रखते थे। The political power declined after the battle of कोलाचल, बात सही है सर। कोलाचल के बैटल के बाद, कोलाचल का बैटल कब होता है? कोलाचल का बैटल माइंड से दम 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 एकदम निकल रहा है। कोलाचल का बैटल होता है 1741। ये बॉक्स इतना कमजोर थोड़ी है। 1741, इसके बाद इसका नामो निशान खत्म हो गया। ठीक है। Who among the following was the first European to reach the Indian by sea route? सबको पता है वास्को डी गामा 1498। ठीक है। Consider the following statement about the Dutch in India, भारत में डच के बारे में बताइए। They established their first मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये चीज पॉइंट तो हो ही गया है, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन हो चुका है। मैच द फॉलोइंग सेंटर, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। अपना सेंटर कहाँ खोले? ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ खोले? पोर्टुगीज, पोर्टुगीज सर खोलते हैं पौंडीचेरी, याद रखिएगा, पी फॉर पोर्टुगीज, पी फॉर पौंडीचेरी। बी डच, डच जो खोलते हैं वो डच कहाँ खोलते हैं? पुलिकट, डच पुलिकट, तो B3। इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ खोलते हैं? सूरत, 4, यहीं पे मिल गया। ठीक है। असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीडेड ओवर द यूरोपियन पावर इन इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य यूरोपीय शक्तियों पर विजय पाने में सफल रही, बात सही है ना, सफल तो रही है। फिर दूसरा कहता है रीजनिंग, द इंग्लिश हैड अ स्ट्रांग नेवल पावर एंड द लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम देयर होम गवर्नमेंट, बात ये भी सही है सर, अंग्रेजी के पास मजबूत नौसेना थी और उनकी सरकार का हस्तक्षेप कम था। यहाँ फ्रेंच जो है खुद का सरकारी कंपनी था, ठीक है, डच जो सरकारी कंपनी, डेनिश सरकारी कंपनी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था? प्राइवेट कंपनी था, सरकार इस पे हाथ रखी थी, 1858 में ले ली थी सरकार, लेकिन उतना साल क्या रहा, ये प्राइवेट कंपनी रहा। तो ये बात दोनों सही है सर, एक्सप्लेनेशन सही है, और बोथ 1 आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। बात समझ में आ गया? ये द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1717, 1717 1664 1664 1664 में, ठीक है। ये छोटा सा कहानी था, अब हम लोग इसका पार्ट टू में हम लोग और भी छोटा मोटा कहानी जो भी छूट बूट गया है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा रहा? और हम कभी नहीं कहते हैं आप लोग को कि आप लोग इसको हमको बताएं किस तरह से, आप नीचे जरूर रिव्यू लिखें कि सर ये पॉइंट छूट गया, सर ये गलती बताएं, आप ये सही बताएं सर, आप थोड़ा सा कमेंट जरूर करने का काम करें, और लोगों को, अपने दोस्त मित्र को अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर करने का काम करें। योर शेयरिंग इज आर केयरिंग, सो स्टडी हार्ड, कंटिन्यू अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद।